इस संबंध, इस प्रकरण विशेष पर अगर आप लोगों के प्रश्न हो तो कृपया पूछें। उम्मीद करते हैं होंगे, ना उम्मीद मत करिएगा। चलिए ठीक है, इसमें अभी आते हैं सर, मैं तसल्ली से बैठा। तो कोई प्रश्न नहीं है इस भ्रष्टाचार के मामले पे, तो एक एक करके सलीके से बाकी की जो आपके प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। खेद व्यक्त किया है जी आपकी राजनीति पे, और ये कहा है कि जो स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी जी, वो यहाँ पर नहीं चल रहा है यहाँ की राजनीति। यही प्रश्न होगा, बाकी इससे जुड़ा हुआ और कोई प्रश्न हो अन्ना जी के की टिप्पणी के ऊपर तो इसमें जोड़ लें, तो मैं एक ही साथ सबका जवाब दे दूंगा। नहीं, ठीक है। देखिए, अन्ना जी हमारे पिता तुल्य हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और अब से नहीं, सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक होने के बाद से लेकर के आज तक जब जब अन्ना जी का निर्देश, उनकी टिप्पणियाँ हमारे संदर्भ में हमें प्राप्त होती रही हैं, उनमें जो कुछ भी हमारे लिए अनुपालनीय लगा है, अनुकरण करने योग्य लगा है, हम उसका अनुकरण करते रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि मेरा या मेरे जो कलीग्स हैं उनका, हमें से किसी का भी कद इतना बड़ा नहीं है कि अन्ना जी जैसे व्यक्तित्व के सामने हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर सके। इस देश के अंदर वे सभी लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इसमें उनकी आस्था है, इसमें उनका यकीन है, उन सबके लिए जीवन पर्यंत अन्ना जी एक आस्था का प्रतीक रहेंगे। आगे भी उनकी तरफ से आए हुए हर वचन को हम आशीर्वचन मानते हुए उसमें से जो भी पालन करने योग्य होगा हम वो करेंगे। उनका दुख भी आपके लिए आशीर्वचन है? बिल्कुल, उनका दुख, उनकी टिप्पणियां हमारे लिए सब कुछ, उनकी तरफ से हमारी ओर आया हुआ एक एक शब्द हमारे लिए आशीर्वचन है। और उससे भी, इससे बड़ी बात क्या कहूँ कि मेरा कद उनके सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो विशाल हैं, हृदय से विशाल हैं, व्यक्तित्व से विशाल हैं, अपने कर्मों की वजह से विशाल हैं। और हमने जिस रास्ते पर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के जिस रास्ते पर चलना शुरू किया, अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी मार्ग पर समर्पित किया। पंकज जी बिल्कुल। बारे में बताइएगा। कल एक वीडियो निकला है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी वो पंजाब वापस आएंगे, खुद पूरा सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, जितने लोगों की नाम डिक्लेयर हो चुके हैं वो उसको फिर से रिव्यू करेंगे, एंड वो खुद पूरी बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं जी पंजाब इलेक्शन। जी, तो क्या ये समझा जाए कि अभी जो हाल में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, एक सेक्स सीडी का मामला जो निकला है यहाँ पर एंड बाकी जो एलिगेशन निकले हैं, उसके बाद अब पूरा ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है आम आदमी पार्टी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद अब देखेंगे पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउ इट्स गोना हैपन इन पंजाब। देखिए, ये जो कथन है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, इसमें कुछ भी स्तब्धकारी नहीं है। मतलब आप विस्मित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस लिहाज से, इस कथन से आप कोई नई समझ पैदा करें, इसकी भी बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्पष्ट करता हूँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, इस प्रकार के प्रश्न आते थे आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, कि क्या आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, क्या वही एकमात्र चेहरा है आपके पास, क्या उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएगा, वगैरह वगैरह। हमने हमेशा कहा है कि इस देश की जो वर्तमान पीढ़ी है, जिसकी आस्था राजनीतिक क्रांति से खत्म हो चुकी थी, उस आस्था को दोबारा बोने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं, उनके आदर्शों में हम सभी यकीन रखते हैं। जो भी चुनाव आज लड़ रहे हैं और जो भी चुनाव आगामी हम लड़ेंगे भविष्य में, कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा इस बात को स्थापित किया है, पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो क्या पंजाब, क्या गोवा, क्या गुजरात, हर जगह की चुनावी रणनीति में अग्रणी भूमिका माननीय अरविंद केजरीवाल जी की होगी। बाकी के राज्यों में जो राजनीतिक क्रांति होगी, उसको स्पेयरहेड करने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। हम सब उनके आदर्शों में, उनकी नीतियों में, उनके कौशल में, उनके जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी का संवर्धन पूरे देश के अंदर किया है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में सबकी आस्था है। तो संदेह मात्र भी नहीं होना चाहिए किसी को भी कि उनके नेतृत्व में, उनकी कमांड में कहें, या जैसा भी आप जो भी जिस भी शब्द का प्रयोग करना चाहते हो, उससे अलग जाके कोई चुनाव लड़ने की बात सोचेगा। कहाँ के कैंडिडेट्स की? तो ये तो हमारी पुरानी और बहुत विशुद्ध और स्थापित परंपरा। हमने हमेशा कहा है, आप लोग भी समय समय पे ये प्रश्न उठाते रहे हैं कि ये आरोप लग गया, वो आरोप लग गया, आपने तो जांच की थी। हमने हमेशा कहा
कि हम जांच करते हैं अपने स्तर पे। हम भ्रष्टाचार, चरित्र और अपराध, इन तीनों मानदंडों के ऊपर अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पूरी पड़ताल करते हैं, पर ये नहीं मानते कि हमारे पास आया हुआ सत्य इस देश का उस व्यक्ति के संदर्भ में अंतिम सत्य है। इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव के 2 दिन पहले भी अगर कहीं कोई सबूत आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हमने आज तक कोताही नहीं बरती, इसलिए आप लोग भी मानते हैं कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं। और प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको। 2013 के चुनाव में, चुनाव के 2 दिन पहले राजौरी गार्डन के कैंडिडेट के खिलाफ जैसे ही हमें एक सबूत मिला कि उनके प्रति एक केस है, हमने उनका टिकट कैंसिल कर दिया था, अपनी तरफ से खारिज कर दिया था, जो इस बात का प्रमाण है कि अंतिम क्षण में 11वें 12वें घंटे में भी अगर कोई सबूत मिलता है तो वो प्रक्रिया आज भी हमारे लिए उतनी ही मान है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। जो भी कैंडिडेट्स अनाउंस्ड हैं, आप सबके लिए, इस देश के हर जिम्मेदार जनता के लिए जो पंजाब के अंदर, गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के जरिए व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखती है, उन सब के लिए ये चेक एंड बैलेंस का ऑप्शन ओपन है। कभी भी सबूत आए, स्थापित सबूत आए, कॉन्क्रीट एविडेंसेस आए, हम कार्रवाई जरूर करें। दिल्ली को लेकर इसलिए अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने आगाह किया था, लेकिन फिर भी बात नहीं सुनी और यही जिक्र अन्ना हजारे ने किया। तो आपको लगता है कि और आपकी ऑपोजिशन मीटिंग है कि फिर अरविंद केजरीवाल नॉन रेजिडेंट दिल्ली सीएम हो गए हैं। दिल्ली में कम रहते हैं, पंजाब में ज्यादा रहते हैं, बैंगलोर में नहीं, वो सीएम नहीं पीएम बोल रहे होंगे, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आपकी बात का जवाब देते हुए मैं बताऊंगा कि हमने पहले भी अन्ना जी की तरफ से जो निर्देश आए उनका पूरा अनुपालन करने का प्रयास किया, चाहे वो कैंडिडेट्स के स्क्रीनिंग का मसला, उनके बारे में पड़ताल करने का मसला हो। और वे सभी लोग जो आम आदमी पार्टी से प्रश्न पूछते हैं, हम इन प्रश्नों को के पूछे जाने का बुरा नहीं मानते, बल्कि हम इससे और उत्साहित होते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि हमसे ही उम्मीद है, इसलिए ही प्रश्न हमसे, जिस दिन ये प्रश्न आना खत्म हो जाए हम ये मान लेंगे कि हमसे उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। तो उन सभी साथियों को जो कंसर्न है आम आदमी पार्टी के हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को लेकर, उन सभी को सूचित हो कि हमने अपने स्तर पे सारे प्रयास किए सभी कैंडिडेट्स की पड़ताल करने का, और उन प्रयासों के करने के बाद जो परिणाम हमारे पास आए उस आधार पे हमने कार्रवाइयाँ भी अतीत में की हैं। और आगे भी ध्यान रखें आप कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी कैंडिडेट के प्रति अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने आपके देश की जनता के विवेक पर अपनी आस्था टांग दी है। आपकी ओर से कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस आएगा, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस देश के अंदर महिलाओं के अधिकारों को, हितों को सुनिश्चित करने के लिए जो संस्थाएं बनी, एनसीडब्ल्यू उसमें अग्रणी संस्था थी। दुर्भाग्यवश पिछले 2-2.5 सालों में लोग एनसीडब्ल्यू को कम जानते हैं, डीसीडब्ल्यू को ज़्यादा जानते हैं। कारण उसका स्पष्ट है, आपको भी पता है कि राजनीतिक हथियार बनने के बजाय, पॉलिटिकल टूल बनने के बजाय, जहां पिछले जो पदाधिकारी थे डीसीडब्ल्यू के, जहां उन्होंने 3-3 सालों के अंदर 1-1, 2-2 केसेस किए, वहां डीसीडब्ल्यू ने 1 साल, सवा साल के अंदर 400 केसेस किए, 50 रेड्स मारी, पता नहीं कितने लोगों को, एसिड विक्टिम्स को, जिसको आप सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको नौकरियां दी। जो इस बात के मानदंडों को स्टैब्लिश करता है कि महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं किस प्रकार के प्रकरणों में रुचि लें तो महिलाओं के हित सुरक्षित होते हैं। मुझे लगता है कि जो एनसीडब्ल्यू है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको वो दोबारा पढ़े। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उनका अधिकार क्षेत्र पहले से संविधान में वर्णित है। राजनीतिक औजार बनने के बजाय इस प्रकार की संस्थाएं अगर स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे, हमको आपको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। जी, छोटेपुर को आप लोगों ने हटाया था, आज उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। कल आप लोगों के पार्टी से 86 लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या कहें? छोटेपुर पार्टी थोड़ा सा विलंब हो गया उनको। पंजाब के अंदर परिवर्तन की यात्रा करीब 1 साल पहले शुरू हो चुकी है और वह यात्रा अपनी तार्किक परिणति को पहुंचेगी जिस दिन पंजाब का आम आदमी पार्टी के भरोसे, उनके कंधों पर अपनी उम्मीद की पोटली झाड़ू पर बटन दबा के टांग देगा। ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी प्रश्न का जवाब पूरा हो जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि वे सभी लोग जो इस तकरीबन 1 साल, सवा साल पहले शुरू हुई परिवर्तन यात्रा का हिस्सा हैं,
पंजाब की जनता उनको ऑलरेडी अपनी शुभकामनाएं दे रही है। पंजाब का मुस्तकबिल लिखने को वो जनता पहले से तैयार बैठी हुई है। जो लोग भी पंजाब के जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति की स्याही में अपने व्यक्तिगत राजनीतिक मंसूबों का पानी डालकर उसे धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, पंजाब की जनता उन्हें निश्चित रूप से आने वाले कल में माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, मुझे लगता है दूसरे वाले पे आपको उत्तर अपेक्षित नहीं होगा। दूसरे वाले सवाल के जवाब में तो आपको पता ही है कि एलजी जी अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं रहे। केंद्र सरकार ने उनके सभी संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे उनको विमुक्त करते हुए अनौपचारिक रूप से एक ही काम दे रखा है कि कैसे दिल्ली की सरकार को डिरेल किया जाए। वो केंद्र की सरकार के राजनीतिक अहंकार की तुष्टि का साधन बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में 400 फाइलों का मंगवाना, उसमें मीन मेख निकाल कर किसी को फंसाने की कोशिश करना या साजिश करना या कंस्पायर करना, यह उनका एक उनकी जिम्मेदारियों का एक अभी अभी ऐड किया गया एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। इसके तहत अब तक जो उन्होंने किया वो आपके सामने है और आगे भी जो वो करेंगे वो आपके सामने होगा। इसमें आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कहना। जो पहला सवाल है, जो पहले सवाल पे आपका नहीं, मकसद स्पष्ट है। मकसद तो वही है जी कि दिल्ली की सरकार जो गवर्नेंस के प्रतिमान स्थापित कर रही है, जनहित में जो किए गए काम हैं उनके जो मानदंड नए नए स्थापित कर रही है, उससे जनता पैरेलल खींच रही है, समानांतर रेखा खींच रही है। मोदी जी इससे आहत हो रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए दौरों के अलावा। सुबह उठ के अपना पासपोर्ट देखते हैं, वही दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने मैनिफेस्टो को देखता है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की सरकार को डिरेल करना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। यही वो करवा रहे हैं एलजी ऑफिस के जरिए, जो नहीं होना चाहिए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसमें कोई विशेष स्तब्धकारी बात नहीं है, आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। जो पहला प्रश्न है, मुझे लगता है कि जोक ऑफ द डे होना चाहिए। 18 महीनों के कार्यकाल का भाजपा नेता द्वारा लगाई गई आरटीआई के जवाब में जो आपके पास आंकड़े आए हैं, उसको यदि आप प्रोरेट करके देखेंगे 18 महीने में जो दिन होते हैं, तो लगभग 14 ऑफिसेज को कवर करता है ये। 7 मिनिस्टर्स के कैंप ऑफिसेज और उनका जो अपना ऑफिसेज है, और इसको आप प्रोरेट करेंगे तो 14 ऑफिस का खर्चा प्रतिदिन का 2000 रुपये आता है भाई साहब। 14 को अगर आप 2000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? करीब 140 रुपये प्रति ऑफिस प्रतिदिन। मूंगफलियाँ खरीदे सभी कर्मचारी तो भी इतने रुपए हो जाएंगे। तो इस प्रकार के हास्यास्पद जो मुद्दे ढूंढकर भारतीय जनता पार्टी के दरकिनार किए गए नेता प्रासंगिक होने का प्रयास करते हैं, उनको आप रोज़गार मेलों में जाने का प्रयास करें। रोज़गार परक जो वेबसाइटें हैं उस पर अपने बायोडाटा डालकर नौकरियों को खोजने का प्रयास करने का मशवरा दी तो ज़्यादा अच्छा है। अपना मजाक न बनवाएं। जी नहीं, एक मिनट, सवाल है। राहुल गांधी ने आज यूपी चुनाव के लिए कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो आधी बिजली माफ कर देंगे और पूरा कर्जा माफ कर देंगे। पूरे देश के अंदर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी ने जनहित के कामों के जो प्रतिमान स्थापित किए उसका अनुकरण हो रहा है। ऑड इवन का हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का हो रहा है, मेडिसिन एटीएम का हो रहा है। चुने जाने के पहले जो चुनावी वायदे थे उनका भी अनुकरण हो रहा है। कई जगहों पे तो चुनाव का जो कैंपेन था उसका भी अनुकरण हुआ। तो आपने उस प्रश्न को भी छोड़ दिया, पर मैं उसको भी इसमें लपेटना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का चुनावी वायदों के पृष्ठभूमि में अनुकरण तो भारतीय कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर इससे उनको कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। आज देवरिया से अपनी खटिया खड़ी करने वाली रैली का आरंभ माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। पूरे देश में उनकी खटिया खड़ी है। यूपी में वो खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। शुभकामनाएं उनको। सर, सुखपाल सिंह खैरा ने एक टिप्पणी की है ट्विटर पे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आजकल के जो नेता हैं, आजकल के जो मुनि हैं, संत मुनि हैं, वो फेक हैं। इससे पहले जैन मुनि के बारे में विशाल जसरानी ने किया था, माफी मांगी थी। अब इस तरह से फिर मुनियों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं महोदय, हम तो सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का बराबर सम्मान करते हैं और सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों का आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन है। पंजाब में हम जो कह रहे हैं कि आने वाले कल के का जो सुनहरा जो भविष्य है पंजाब का, जो आने वाला कल है, उस किताब पे सुनहरे अक्षरों में आम आदमी पार्टी आज की तारीख में अगर ये दावा कर रही है कि वो इतिहास लिखेगी, तो वो इसलिए कि पूरा का पूरा पंजाब, हर संप्रदाय, हर वर्ग,
हर जाति, हर धर्म के लोग आम आदमी पार्टी के साथ अपने भविष्य का सफ़र तय करने को तैयार हैं, इसलिए कह पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। सर, आपने विजय गोयल की बात की, उनके एक और फैसले पे सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा को जो उन्होंने लीग से हटकर, खेल मंत्रालय के लीग से हटकर जो सहायता पहुंचाने का जो उन्होंने घोषणा की है, उनको जो सहायता, मुझे लगता है यदि कुछ असंवैधानिक है और विधान के विधि के कानून के दायरे से बाहर है, किसी भी पार्टी के नेता को उसका दुरुपयोग करने की सज़ा तो मिलनी चाहिए। प्रकरण जो भी हो, अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जो संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, और आउट ऑफ द वे जाके, जैसे कि इस मामले में एमसीडी के ऊपर दबाव बना के आउट ऑफ द वे जाके अपनी बिल्डिंग को पहले एग्जेम्प्ट कराया, फिर पकड़ में ना आ जाए इसलिए 750 बिल्डिंगों को और एग्जेम्प्ट करवाया, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार से ये तो और साबित हो जाता है और पुख्ता हो जाता है कि विजय गोयल साहब तो हैबिचुअल ऑफेंडर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ मुझे लगता है कि एक जांच बैठे, उनकी जांच करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं एक और बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं, माननीय सीमापुरी से विधायक हमारे गौतम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे हमने बातचीत करी इस पूरे प्रकरण को लेकर, और आगे जो डेवलपमेंट्स होंगे इस मामले में, जो ये आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है, हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को इसकी तार्किक परिणति तक, इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएगी, और इसके लिए हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। और कोई प्रश्न?